पुरोहित जी को समझाकर चाचा विद्रोही भी अपने घर को चल दिए और पुरोहित जी दोबारा से मिताली के पास आकर बैठ गए। तभी मिताली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने महसूस किया कि वो काफी देर से बेड पर सो रही थी। वो चौंक कर उठी और उसने जब बाहर की तरफ देखा तो अंधेरा हो चुका था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने पुरोहित जी से कहा, ये क्या, रात हो गई और मैं सो रही थी, लेकिन पापा मैं सोई कब और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इस पर पुरोहित जी ने मिताली से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, वो आज तुम्हारी दिन में तबीयत खराब हो गई थी ना, इसीलिए जब तुम दवाई खाकर आराम करने अपने कमरे में आई तो शायद थकान की वजह से तुम्हारी आंख लग गई। मिताली अपने दिमाग पर काफी जोर डालते हुए सोचने लगी, लेकिन उसे फिर भी कुछ याद नहीं आया। तो उसने हैरान होते हुए कहा, अच्छा पापा, मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और अगर मैं सो भी गई थी तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? खाने की तैयारी भी नहीं की अभी तक मैंने। इससे पहले कि पुरोहित जी कुछ भी जवाब देते, ऊपर से उतरकर वहां पर रोहित और मायरा आ गए। रोहित ने पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी, वो मैं मायरा को उसके घर तक छोड़ के आता हूँ। अंधेरा हो गया है तो इसका ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं। ये कहकर जैसे ही रोहित मायरा के साथ जाने लगा कि तभी पुरोहित जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, ठहरो रोहित, तुम दोनों अब बाहर नहीं जा सकते। ये बात सुनते ही रोहित और मायरा हैरान हो गए और रोहित ने पूछा, लेकिन क्यों पुरोहित जी, मायरा को भी तो घर जाना होगा। कहीं नहीं जा रही मायरा भी। हाँ, अब रात हो गई है और रात को तुम दोनों का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, पुरोहित जी ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। लेकिन मायरा ने जैसे ही पुरोहित जी की बात सुनी तो वो घबरा सी गई और उसने पुरोहित जी से पूछा, लेकिन अंकल, मैं यहाँ रात को कैसे रुक सकती हूँ? मेरा मतलब है कि काशवी और उसके पापा, उन्हें क्या कहूंगी सुबह? तभी मिताली भी आगे आई और उसने मायरा का पक्ष लेते हुए कहा, हाँ पापा, मायरा बिल्कुल सही कह रही है। काशवी और उसके पापा इसका वेट कर रहे होंगे और अगर ये रात को नहीं गई तो वो इसकी काफी चिंता करेंगे। मिताली ने ये सब एक ही सांस में पुरोहित जी को कह दिया और फिर मन में सोचने लगी, दिन तो दिन, अब तो रात में भी इस मायरा को सहन करना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तो ये है कि मायरा यहाँ से चली ही जाए। अभी मिताली ये सोच ही रही थी कि तभी पुरोहित जी ने कहा, देखो, आज की रात कोई बाहर नहीं जाएगा और जहाँ तक रही बात काशवी के पापा को बताने की, तो मेरे पास उनका नंबर है, मैं खुद उन्हें फोन करके समझा दूंगा। और मिताली, तुम जाओ और मायरा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ। लेकिन मिताली ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो पुरोहित जी ने उसे दोबारा कहा, मिताली, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? पुरोहित जी की आवाज से मिताली घबरा गई और उसने कहा, हाँ हाँ पापा, मैंने सुन लिया। इतने में बाहर से सचिन भी आ चुका था और वो मायरा के यहाँ रुकने की बात सुनकर मुस्कुराते हुए हल्की आवाज में गाने लगा, एक फूल दो माली, हम रह गए खाली खाली, रे बाबा हम रह गए खाली खाली। जैसे ही सचिन ने गाना गाया, रोहित, मायरा और मिताली ये गाना सुनकर उसे घूर कर देखने लगे। लेकिन पुरोहित जी कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, सचिन, तुम कब आए और ये क्या गा रहे हो तुम अभी? पुरोहित जी के सवाल पर सचिन ने पौधों की तरफ देखते हुए कहा, कुछ खास नहीं पुरोहित जी, वो फूल है ना, तो उन्हीं को देखकर गा रहा था। तो फिर माली कौन है? पुरोहित जी ने तपाक से पूछा। इस पर वहीं खड़े हुए रोहित ने मन में कहा, अब फंसेगा ये साला कमीना। लेकिन सचिन बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, अरे पुरोहित जी, आप इतना भी नहीं समझे, हम सभी तो है ना माली। पुरोहित जी को अब भी कुछ समझ नहीं आया, मगर वो तीनों सचिन का इशारा समझ गए और मिलकर उसे घूरने लगे। और फिर तभी मिताली ने मायरा से कहा, आओ मायरा, मेरे रूम में चलते हैं। मायरा भी खामोशी से उसके साथ चल दी। लेकिन तभी पुरोहित जी ने मिताली को आवाज देते हुए कहा, मिताली बेटा,
रात को पहनने के लिए मायरा को अपने कपड़े भी दे देना। इस पर मिताली ने कहा, जी पापा। मिताली मायरा को अपने कमरे में ले आई और फिर उसने अपनी अलमारी में से छोटी मुस्कान बिखेरते हुए मायरा को सूट निकालकर दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ चाचा विद्रोही तेजी से खेतों में चले जा रहे थे और देखते ही देखते वो वहीं पहुंच गए जिस जगह पर दुशाना ने उस लड़के को मारा था। उन्होंने वहां चारों तरफ देखा और थोड़ा विचलित होते हुए सोचा, ये क्या, चारों तरफ खून ही खून फैला है और इस लड़के की लाश को देखकर तो साफ पता चलता है कि इसे किसी ने बहुत क्रूरता से मारा होगा। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर पास ही बेहोश पड़ी लड़की पर चली गई। वो तेजी से उस लड़की के पास गए और उसके पास जाकर बैठ गए। चाचा विद्रोही उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए मन ही मन में कुछ पढ़ने लगे। कुछ ही देर में मंत्रों के प्रभाव से उस लड़की को होश आ गया। जैसे ही उस लड़की को होश आया तो वो चौंक कर उठी और उसने घबराते हुए बार बार एक ही बात कही, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सुन चाचा विद्रोही ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटी, बिल्कुल शांत हो जाओ। जब वो लड़की शांत हो गई तो चाचा विद्रोही ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी और उस लड़के को इतनी क्रूरता से किसने मारा? वो लड़की अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, तो अभी वो बहुत मुश्किल से इतना ही कह पाई थी कि तभी उसकी आंखों के सामने दुशाना का भयानक चेहरा घूम गया और उसे ऐसे लगने लगा जैसे वो अभी भी उसे ही घूर रहा हो। इसीलिए वो डरकर कांपने लगी और वो चाहकर भी कुछ नहीं बता पाई। चाचा विद्रोही ने उस लड़की के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन में कुछ मंत्र पढ़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुमने नहीं देखा और तुम्हें कुछ याद नहीं है। जाओ, अब अपने घर जाओ। इसके बाद वो लड़की एक शांत नदी की तरह खड़ी हो गई और उसने आसपास एक बार भी नहीं देखा। उसने ठीक से अपना दुपट्टा ओढ़ा और बिना पलके झपकाए ठीक अपने सामने देखती हुई चली गई। लड़की के जाने के बाद चाचा विद्रोही उस लड़के की क्षत विक्षत लाश को देखते हुए खुद से ही बोले, फिर शुरू कर दिया तूने अपना खेल, लेकिन बहुत जल्द ही तेरा ये खेल खत्म होगा। इतना कहकर चाचा विद्रोही भी उस जगह से चले गए। पौष मास की पहली काली अंधेरी रात ने अपना खौफ और गहरा अंधकार चारों तरफ फैला दिया था। सभी के दिलों की धड़कनें ये सोच सोच कर तेज चल रही थी कि आज की रात क्या होगा। हर कोई अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए अपनी अपनी तरह से विधि विधान कर रहा था। इस तरह से देखते ही देखते रात का तीसरा पहर शुरू हो गया और जैसे ही तीसरा पहर लगा कि पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगी। बदलते हुए मौसम को देखकर गांव वाले काफी ज्यादा डर गए। तभी अचानक से एक लड़की की चीख की आवाज पूरे गांव में गूंज गई, जिससे सभी और भी ज्यादा भयभीत हो गए और सबने अपने घरों की खुली हुई खिड़कियां तक भी बंद कर ली और पर्दे लगाकर अपने अपने बच्चों को लेकर दुबक कर बैठ गए। लेकिन तभी अचानक पूरे गांव में तेज तेज भूकंप के झटके लगने लगे और घरों का हर सामान हिलने लगा। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो अब बाहर भागे या घर के अंदर ही रुके। लेकिन जब वो झटके कम होने की बजाय और तेज हो गए तो मजबूरन गांव वालों को बाहर की तरफ दौड़ना ही पड़ा। सभी के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था और सभी एक साथ गांव के बीचों बीच बने हुए एक चबूतरे पर इकट्ठे हो गए। सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था और औरतों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को पूरी तरह से खुद से चिपकाया हुआ था। अभी वो सब इस बारे में कोई चर्चा करते कि उससे पहले ही उन्हें मंडोलिका की हवेली से एक तेज सी रोशनी आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर गांव का हर एक व्यक्ति स्तब्ध रह गया। ये सब देखकर गांव के मुखिया ने अपने पास ही खड़े हुए एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, अरे बाबा, ये आज अचानक मंडोलिका की हवेली से रोशनी कैसी आ रही है? तभी अचानक मुखिया की बेटी काशवी बोली, हाँ पापा, कितनी तेज रोशनी है, जैसे हजारों बल्ब जल रहे हों।
इस पर उस बुजुर्ग ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, शायद तुम नहीं जानती कि आज पौष मास की पहली अमावस की रात है और आज की रात काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। ऊपर से अब ये चुड़ैल भी तो आजाद हो चुकी है, बस उसी की वजह से हो रहा है ये सब। तभी अचानक से काशवी को मायरा का ख्याल आया और वो चारों तरफ देखने लगी। मुखिया ने जब उसे ऐसे चारों तरफ देखते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम किसे ढूंढ रही हो? काशवी ने आसपास देखते हुए कहा, पापा मैं मायरा को देख रही थी, वो मिताली के घर रुकी थी ना, अभी तक आई नहीं। इस पर मुखिया और आसपास खड़े सभी लोग पुरोहित और उनके घर के सभी सदस्यों को देखने लगे, लेकिन उनके घर से कोई भी बाहर नहीं आया था। गांव के सभी लोग उन सभी के बारे में चर्चा करने लगे और वहीं पुरोहित जी के घर में शांति पसरी हुई थी। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। पुरोहित जी के घर में सभी गहरी नींद के आगोश में थे, लेकिन गांव वालों के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे रात बीत रही थी वैसे वैसे रात और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। तेज हवाएं चल रही थी और जोर जोर से बादल गरज रहे थे। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल उनके सिर से उड़ती हुई जा रही हो और हंस रही हो। तभी एक आदमी को ऐसा लगा जैसे पेड़ के पीछे खड़ी मंडोलिका उसे पुकार रही हो, लेकिन जब उसने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ की डाली पर वो चुड़ैल उल्टी लटकी हुई जोर जोर से हंस रही हो। उस आदमी ने जब ये भयानक दृश्य देखा तो चीखता हुआ दूसरी तरफ भाग गया। इतने में गांव वालों ने महसूस किया कि उन सभी के सिर के ऊपर एक गहरा काला साया मंडरा रहा है और उन्होंने डरते डरते चबूतरे के ऊपर देखा तो वो मंडोलिका का साया था। ये तो उसी मंडोलिका का साया है, गांव वालों ने चीखते हुए कहा। इससे पहले कि वो लोग डर के मारे भागते, मंडोलिका बुरी तरह चिल्लाने लगी और उसकी चीखों की आवाज से पूरा गांव थर्रा उठा। तो वहीं दूसरी तरफ चाचा विद्रोही अभी भी अपने घर में ही थे। उन्होंने अपने कमरे में कपड़ों की अलमारी खोली और आसपास देखते हुए मन में सोचा, यही सही मौका है जाने का। ये सोचते हुए उन्होंने अलमारी के कपड़े हटाए जिसमें एक खुफिया दरवाजा था। वो अलमारी के अंदर गए और अलमारी अंदर से बंद करके उस खुफिया दरवाजे को खोलकर उसमें से होते हुए एक बड़े से अंधेरे कमरे में पहुंच गए। उन्होंने उस कमरे में पहुंचकर दरवाजे की चिटकनी लगा ली और आगे बढ़कर लाइट का स्विच ऑन किया। उन्होंने खुद से ही कहा, यही सही समय है उस कार्य को करने का। ये सोचते हुए उन्होंने वहीं रखे हुए सिंदूर से जमीन पर एक त्रिकोण बनाया और उसके आसपास मोमबत्तियां जला दी। चाचा विद्रोही उस त्रिकोण के सामने आसन लगाकर बैठ गए और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। उनके आसपास हर वो चीज पहले से ही मौजूद थी जो इस तरह की क्रिया में इस्तेमाल की जाती है। काफी देर मन में कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने पास ही रखी हुई सूखी लकड़ियां उठाई और हवन कुंड में डालकर आग लगा दी। वो एक एक मंत्र पढ़ते गए और एक एक करके सिंदूर, चूड़ियां, कच्चा मांस और यहाँ तक कि शराब भी उसमें डालते गए। उसके बाद उन्होंने पास ही थाली में रखी हुई राख उसमें समर्पित कर दी। जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी हो रही थी वैसे वैसे मंडोलिका भी शांत हो रही थी और ये भयानक रात भी बीत रही थी। उस भयानक रात के बाद सुबह का उजाला हो चुका था और गांव वाले भी अब राहत की सांस ले रहे थे। ये एक रात उन्होंने एक सदी की तरह काटी थी। हर कोई एक एक पल के बाद घड़ी देखता था कि कब सुबह होगी, लेकिन पुरोहित जी के घर में कोई कुछ भी नहीं जानता था। हर रोज की तरह ही आज भी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ ही चल रही थी। पुरोहित जी सचिन और रोहित के साथ सुबह का नाश्ता करके जैसे ही घर से निकले तो गली में ही कुछ लोगों का झुंड तीनों को कुछ अलग ही निगाहों से देखने लगा। तभी पुरोहित जी की नजर सामने से आ रही दो औरतों पर गई। उन्होंने उन्हें देखकर मन में सोचा, ये दोनों औरतें तिरछी नजरों से हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो।
तभी रोहित ने पुरोहित जी से पूछा, पुरोहित जी, ये गांव में आज सभी हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या? सचिन, रोहित और पुरोहित जी काफी कंफ्यूज थे और उन तीनों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या हुई है। पुरोहित जी रोहित और सचिन के साथ आगे बढ़ रहे थे और लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। इसीलिए जब पुरोहित जी से नहीं रहा गया तो वे ठीक उनके घर के सामने एक झुंड बनाकर खड़े हुए कुछ पुरुषों और महिलाओं के पास गए और पूछा, अरे भाई, आज कुछ खास हुआ है क्या, जिससे देखो हमें घूर घूर कर देखे जा रहा है? तभी उस झुंड में से एक आदमी आगे आया और उसने पुरोहित जी से पूछा, अच्छा पहले आप तीनों बताइए कि कल की रात आप सब कहाँ थे? इस पर पुरोहित जी ने अपने आसपास खड़े सचिन और रोहित की तरफ देखते हुए कहा, हम अपने घर में थे और हमें कहाँ होना चाहिए था भाई? इस पर वहाँ खड़े गांव के सभी व्यक्ति हैरान हो गए और उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या आपको नहीं पता कल रात गांव में क्या क्या हुआ? इस पर पुरोहित जी, सचिन और रोहित तीनों काफी हैरान हो गए और वहीं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी मिताली भी वहां आ गई। तभी पुरोहित जी ने पूछा, खुलकर बताइए ना कि क्या हुआ था कल रात को? पुरोहित के द्वारा किए गए सवाल पर उस आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, पुरोहित जी, रात गांव में इतना कुछ हुआ है कि क्या बताएं आपको। पूरी रात मंडोलिका का कहर इस गांव पर बरसता रहा और बस फिर बाल बाल ही बचे हैं हम सब। कल की रात का तो एक एक पल काटना भी बहुत भारी लग रहा था। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम में से कोई बचेगा भी। ये बात सुनते ही पुरोहित जी और उनके साथ खड़े रोहित, सचिन और मिताली सब हैरान हो गए। पुरोहित जी ने कहा, इतना सब कुछ हो गया और हम में से किसी को पता भी नहीं चल पाया, ये कैसे हो गया? लगता है सबके सब बहुत गहरी नींद में थे। लेकिन चलो, शुक्रिया है भगवान का कि गांव के सभी लोग सुरक्षित हैं। पुरोहित जी गांव के सभी आदमियों के साथ अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी रोहित ने उनसे पूछा, अरे पुरोहित जी, क्या आप हमें बताएंगे कि वो बाबा का घर कहाँ है? मेरा मतलब है, उनका एड्रेस देंगे क्या आप हमें? पुरोहित जी ने हैरान होते हुए पूछा, तुम कौन से बाबा की बात कर रहे हो रोहित? रोहित ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे वही जो कल घर आए थे, और वो क्या नाम था उनका? हाँ याद आया, विद्रोही, जिनको सब चाचा विद्रोही कहते हैं, मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। पुरोहित जी ने रोहित को उनका एड्रेस देते हुए कहा, देखो बेटा, यहाँ से थोड़ा आगे जाकर दाईं दिशा में जो पहली गली आएगी, तुम उसमें मुड़ जाना और वहाँ जाकर किसी से भी पूछ लेना कि चाचा विद्रोही कहाँ रहते हैं। इस नाम से कोई भी बता देगा तुम्हें उनके घर का पता। रोहित चाचा विद्रोही का पता जानकर काफी खुश हो गया और जैसे ही जाने लगा कि तभी उसे सचिन ने आवाज देते हुए कहा, अरे रोहित, कौन है ये चाचा विद्रोही जिनसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा है तू? इस पर रोहित ने उसे समझाते हुए कहा, एक बार मैं मिलाऊं, फिर आकर तुझे आराम से बता दूंगा सब। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगा कि तभी अचानक वहाँ स्कूटी पर काशवी और मायरा आ गई और उन्होंने अपनी स्कूटी वहीं पुरोहित जी के पास खड़ी मिताली के पास जाकर रोक दी। रोहित ने जैसे ही मायरा को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की एक अलग ही लहर दौड़ गई। वो तेजी से उसके पास गया। उसने काफी एक्साइटेड होते हुए मायरा से कहा, अरे मायरा, तुम तो रात को पुरोहित जी के घर ही रुकी थी ना मिताली के साथ? फिर घर कब गई थी? इस पर मायरा ने कहा, हाँ, वो दरअसल सुबह सुबह ही काशवी के पापा मुझे लेने आ गए थे, इसीलिए मैं सुबह जल्दी चली गई थी। इस पर रोहित ने मायरा से कहा, सही किया। वैसे मैं कह रहा था कि जो कल बाबा आए थे ना, मेरा मतलब है चाचा विद्रोही, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, तुम चलोगी क्या साथ में? इस पर मायरा भी काफी एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, हाँ रोहित, जाना तो मुझे भी था उनसे मिलने, तो ठीक है ना, साथ ही चलते हैं। मिताली जो उन दोनों के साथ ही खड़ी थी, उसे मायरा और रोहित का यूं खुशी खुशी साथ जाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश सी खड़ी सब देख रही थी। तभी मायरा ने काशवी से जल्दबाजी दिखाते हुए कहा, काशवी, तुम यहीं रुको मिताली के पास, तब तक मैं और रोहित स्कूटी लेकर जा रहे हैं।
काशवी ने स्कूटी की चाबी मायरा को देते हुए कहा, जाओ ले जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना। मायरा ने तेजी से स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो काशवी, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। ये कहते हुए वो रोहित के साथ स्कूटी पर तेजी से चली गई और वे दोनों इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्हें मिताली के चेहरे पर आई हुई उदासी भी नजर नहीं आई। लेकिन सचिन और काशवी जो मिताली के पास ही खड़े थे, उन्होंने मिताली के उदास चेहरे को देख लिया और दोनों ही मिताली को उदास देखकर काफी परेशान भी थे। तो उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर वीरेन जो थाने जाने के लिए रेडी हो रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से फोन आया और फोन पर किसी ने उन्हें खेतों में मिली हुई एक संदिग्ध लाश की खबर दी। उन्होंने खबर सुनते ही तेजी से अपनी बाइक की चाबी उठाई और जैसे ही जाने लगे उसी समय उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और उन्होंने सोचा, ये सुबह सुबह हमसे मिलने कौन आ गया भला, वो भी तब जब हम इतनी जल्दी में हैं। ये सोचते हुए वो गाड़ी के पास जाने लगे तो उधर उसी गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खुला और एक तीखे परफ्यूम की खुशबू हवाओं में फैल गई। तभी गाड़ी में से एक सुर्ख लाल रंग की हेवी सिल्क की साड़ी पहने हुए एक पतले दुबले शरीर वाली महिला उतरी, जिसने ब्लैक गॉगल्स पहने हुए थे और डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे पर डार्क मेकअप किए, गले में बड़ा सा मंगलसूत्र पहने वो बेहद नजाकत से अपने छोटे से पर्स को हाथों में लिए हुए गाड़ी में से उतरी और घर के कमरे में मटकाते हुए घर के अंदर जाने लगी। लेकिन तभी गाड़ी का ड्राइवर तेजी से बाहर निकला और उसने आवाज देते हुए कहा, मेम साहब पैसे? हाँ दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उस महिला ने कहा, अरे मतलब हमारे पैसे, भाड़ा तो दिया ही नहीं आपने। ड्राइवर ने कहा। ड्राइवर के इतना कहते ही वो औरत तेजी से वापस मुड़ी और बड़े स्टाइल से अपने गॉगल्स उतारते हुए बोली, तुम हमसे पैसे मांगोगे? जानते नहीं हम कौन हैं? ड्राइवर ने बेहद सादगी के साथ कहा, अच्छा कहीं की मंत्री है क्या आप? देखिए सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए हमारे पैसे दीजिए, नहीं तो कंप्लेंट कर देंगे थाने में आपकी। ये बात सुनते ही वो औरत मुस्कुराने लगी और उसने कहा, अच्छा तो आप हमारी कंप्लेंट करेंगे? तो जाइए शौक से कीजिए, नाम बताएं क्या आपको अपना? ये सब सुन ड्राइवर का गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था और उसने गुस्से में कहा, हिम्मत है तो बताइए अपना नाम, शायद आप नहीं जानती कि कितने कड़क इंस्पेक्टर आए हैं इस एरिया में। ये सुनते ही उस औरत को हंसी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए हमारा नाम है ज्वाला वसुंधरा भाग्य लक्ष्मी भुवनेश्वरी शर्मा और लोग हमें जो के नाम से पुकारते हैं। हम भी देखते हैं कि आपके कड़क मिजाज वाले इंस्पेक्टर साहब हमारा क्या बिगाड़ेंगे। उस ड्राइवर को अब और भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, अजीब बेशर्म औरत है आप। अभी वो इतना ही कह पाया था कि वहाँ इंस्पेक्टर वीरेन आ गए और माहौल को समझते हुए उन्होंने कहा, ज्वाला तुम अंदर जाओ, हम खुद बात कर लेंगे इनसे। इंस्पेक्टर वीरेन की बात मानकर वो खामोश हो गई और बल खाती हुई इंस्पेक्टर वीरेन के घर के अंदर आ पहुंची। इससे पहले कि इंस्पेक्टर वीरेन दोबारा घर के अंदर पहुंचते, उसने आते ही काफी तेज मगर मीठी आवाज में कहा, वीरू जी, ओ वीरू जी। इंस्पेक्टर वीरेन ने जैसे ही आवाज सुनी तो मन ही मन में कहा, आते ही शुरू हो गई, अब तो बस राम ही बचाए। इससे पहले कि ज्वाला और आवाजें मारती, इंस्पेक्टर वीरेन टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर और ज्वाला के कपड़ों का सूटकेस उठाकर तेजी से कमरे की तरफ गए। उन्होंने कमरे में जाते ही ज्वाला से कहा, तुम यहाँ, वो भी बिना बताए? कम से कम एक फोन तो कर देती आने से पहले। तभी ज्वाला ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आप तो हमें देखकर ऐसे दंग हो रहे हैं जैसे अपनी बीवी नहीं कोनो चुड़ैल देख लिए हो। इंस्पेक्टर वीरेन ने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि कई बार घर पर नहीं भी होते हैं। इस पर ज्वाला ने इंस्पेक्टर वीरेन के गले लगते हुए कहा, अगर बताकर आते तो पता है क्या होता वीरू जी, जब तक हम यहाँ आते आपका कहीं और ट्रांसफर हो जाता, इसीलिए इस बार हम देरी नहीं करना चाहते थे और वैसे भी सरप्राइज भी तो देना था आपको। इंस्पेक्टर वीरेन ने खुद को ज्वाला से थोड़ा अलग करते हुए कहा, ठीक है तुम रेस्ट करो, हम शाम को आते हैं, अभी हमें जाना होगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है।
जैसे ही इंस्पेक्टर वीरेन जाने लगे तभी ज्वाला ने उनका हाथ पकड़ते हुए बेहद नजाकत से कहा, वीरू जी, कभी हमारा केस भी सॉल्व कर दीजिए। ये कहते हुए वो जैसे ही इंस्पेक्टर वीरेन के करीब आने लगी कि तभी इंस्पेक्टर वीरेन ने उससे दूर होते हुए कहा, वो जलेबी, हाँ तुम्हें जलेबी बहुत पसंद है ना, तो बस यही पास ही मिलती है। ऐसा है तुम आराम करो, हम लेकर आते हैं। गर्मा गर्म जलेबी का नाम सुनते ही ज्वाला के मुंह में पानी आ गया और उसने कहा, ठीक है जाइए और थोड़ा जल्दी लेकर आइएगा, वो क्या है ना बहुत तेज भूख लगी है। इंस्पेक्टर वीरेन ने हाँ में सिर हिलाया और घर से बाहर निकल गया। एक तरफ वीरेन की पत्नी आ गई थी तो वहीं दूसरी तरफ काशवी और मायरा दोनों मिताली के घर आ गए और इससे पहले कि सचिन साइड की तरफ बढ़ता उसे पुरोहित जी ने आवाज देते हुए कहा, अरे सचिन बेटा सुनो जरा। सचिन ने जैसे ही पुरोहित जी की आवाज सुनी उसने पुरोहित जी के पास आते हुए कहा, जी पुरोहित कहिए। पुरोहित जी ने सचिन से पूछा, बेटा मुझे थोड़ा काम था, तो क्या अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे साथ चलोगे? सचिन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी पुरोहित जी चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। पुरोहित जी और सचिन एक साथ किसी जरूरी काम से चले गए और काशवी मिताली के साथ उसके घर चली गई। पुरोहित जी के घर में मिताली खुद के लिए और काशवी के लिए चाय बनाकर ले आई और तभी काशवी ने मौका देखते हुए पूछा, क्या बात है मिताली, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ कि काफी परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मिताली ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाते हुए कहा, नहीं तो मुझे क्या होना है? ये सुन काशवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो मिताली, इस वक्त तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, अब बताओ जल्दी से। ये सब सुनते ही मिताली के चेहरे पर अब और भी ज्यादा उदासी आ गई और उसने काशवी से कहा, काशवी यार, बात दरअसल ये है कि जब तक रोहित मायरा से नहीं मिला था तब तक वो मुझ पर ध्यान देता था, लेकिन जब से वो तेरी फ्रेंड मायरा आई है तब से रोहित मेरी तरफ देखता तक नहीं। अरे मिताली, तुम क्यों ऐसा सोचती हो? और ये तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है, काशवी ने उसे समझाते हुए कहा। मिताली का चेहरा पूरी तरह से लटका हुआ था। उसने कहा, काश कि ये सच में गलतफहमी ही होती, लेकिन काशवी यही रियलिटी है। पता नहीं तुम्हारी उस फ्रेंड ने ऐसा क्या जादू कर दिया है रोहित पर। इतना कहने के बाद मिताली ने थोड़ा सोचते हुए काशवी से पूछा, अच्छा काशवी, तुम मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो मिताली, काशवी ने कहा। मिताली बैठे बैठे अचानक से खड़ी हो गई और उसने काशवी से पूछा, काशवी मुझे ध्यान से देखकर बताओ, क्या मैं तुम्हारी उस फ्रेंड मायरा के सामने बहन जी टाइप लगती हूँ? काशवी को मिताली का किया हुआ सवाल बहुत अजीब लग रहा था और उसने कहा, नहीं मिताली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खुद के बारे में ऐसे नेगेटिव सोचना बंद कर दो प्लीज। लेकिन मिताली अभी भी काशवी की कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और उसने निराश होते हुए कहा, नहीं काशवी, जो सच है हमें उसे अपनाना ही पड़ेगा और सच्चाई यही है कि मायरा शहर की एक मॉडर्न लड़की है जो जीन्स पहनती है और सलीके से तैयार होना भी जानती है। और तुमने देखा कैसी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है वो, और मुझे तो इंग्लिश के वही गिने चुने 2-4 शब्द ही आते हैं। स्कूटी भी कितनी अच्छी चलाती है वो, लेकिन मुझे तो स्कूटी पकड़ते हुए भी डर लगता है। काशवी ने देखा कि मिताली चुप ही नहीं हो रही है और बोले ही जा रही है, तो उसने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, अब एकदम चुप मिताली, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आइडिया है मेरे पास, बस अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। ये कहते हुए काशवी मिताली को अपने साथ ले गई। उधर दूसरी तरफ अपने घर से निकलने के बाद इंस्पेक्टर वीरेन अपनी टीम के साथ तेजी से उस जगह पर पहुंचे जो जगह फोन पर उन्हें बताई गई थी। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो वो और उनकी पूरी टीम इतना खौफनाक दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने वहां उसी लड़के की लाश को जमीन के अंदर धंसे हुए देखा जिसे दुशाना ने क्रूरता से मारा था। इंस्पेक्टर वीरेन ने उस लाश का बेहद ध्यान से मुआयना किया और फिर वे सोचने लगे, जिस तरह से ये लाश जमीन के अंदर धंसी हुई है, इसे देखकर साफ पता चलता है कि इसे बहुत ऊंचाई से फेंका गया होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है
कि यहाँ खेतों के बीचों बीच, जहाँ ना तो कोई पेड़ है और ना कोई इमारत है, आखिरकार ये लाश फेंकी कहाँ से गई है और किसने किया है ये सब? इंस्पेक्टर वीरेन के मन में बहुत से सवाल चलते रहे, लेकिन उन्हें किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिल पाया।